सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार अनुराधा। आज हम दीदी के साथ बात करेंगे विवाह पर। हमारा जो आने वाला कोर्स है उसमें हम विवाह का जो टॉपिक है उसको बहुत इंटेंसली लेंगे और आजकल जनरली हम देखते हैं कि दूसरे विवाह पर लोगों का बहुत प्रश्न आता है, तो उसको लेकर थोड़ी सी बातचीत आज इस सेशन में। तो दीदी यहाँ हम जो सेकेंड मैरिजेस का आजकल आपके पास भी बहुत क्वेश्चंस आता है, क्वेरीज आती है, तो सेकेंड मैरिज केपी के अनुसार कैसे हम देखते हैं? हाँ, एक्चुअली वैसे अपने शास्त्रों में भी दूसरी शादी के योग या एक से अधिक विवाह के योग काफी कहे गए हैं। yes, लेकिन हम उसमें अभी विस्तार से नहीं जाना चाहते, उनकी चर्चा नहीं करके हम सीधे कृष्णमूर्ति जी ने जो सिद्धांत बताए उसके आधार पर कुछ नियम जो उन्होंने बताए उनको हम यहाँ देखना चाहते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले जो नियम बताया है वो है कुंडली में बुध का अधिक प्रभाव, वो भी सप्तम भाव को लेकर, सप्तम भाव से जुड़ा हुआ, या फिर द्विराशियों का प्रभाव, जो द्विस्वभावक राशियां होती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनसे जो प्रभावित रहते हैं या इनके राशि में या इनके स्वामियों के नक्षत्र में जो ग्रह होते हैं वो कई बार इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब कृष्णमूर्ति जी आगे इसको और थोड़ा सा विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आप देखो कि सप्तम भाव का सबलॉर्ड यदि बुध हो, नंबर 1 बुध हो सकता है। यदि सप्तम भाव का सबलॉर्ड बुध ना होकर कोई अन्य ग्रह हो, जरूरी नहीं है कि सबके बुध ही हो, और या फिर वो बुध के साथ जुड़ा हो, बुध के साथ हो, बुध के नक्षत्र में हो, या बुध द्वारा दृष्ट हो, बुध उसे देखे, या फिर बुध के साथ उसका राशि परिवर्तन भी हो सकता है। इतने ऑप्शंस आ जाते हैं क्योंकि हमने ये चीज देखी है। सामान्यतया देखने से कई बार दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब माइन्यूटली हम देखते हैं बारीकी से तो समझ में आ जाता है। तीसरा बिंदु एक उनका महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि सप्तम भाव का सबलॉर्ड किसी भी द्विस्वभावक राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में स्थित हो, या फिर सप्तम भाव का सबलॉर्ड जिस भी ग्रह के नक्षत्र में है, किसी भी ग्रह के नक्षत्र में हो सकता है, वो ग्रह जो है द्विस्वभावक राशि में। अंत में एक और बिंदु उन्होंने बताया है कि सप्तम भाव के कस्प पर यदि बुध का नक्षत्र भी पड़ता है, सप्तम भाव पर कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों में से कोई भी राशि हो और उसका कस्प 16 डिग्री 40 मिनट से अधिक का हो, तो बुध का नक्षत्र आ जाता है। और फिर हर्षल या नेपच्यून वहां हो और उसे कोई भी शुभ ग्रह नहीं देखता हो। अक्सर ये हमने देखा है कि हर्षल, नेपच्यून भी यदि लग्न सप्तम में होते हैं और उसे कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा होता है तो उसका विवाह अचानक से होता भी है जल्दबाजी में और फिर टूट भी जाता है ये अक्सर, तो फिर दूसरी शादी के योग बन जाते हैं। अब हम इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं। इनकी जिनकी हमने कुंडली आज ली है उनका जन्म 1950 का है, मतलब आप सोच लीजिए कि वो अब 52 इयर्स के हो गए हैं। देखिए ये मेष लग्न की कुंडली है। इनके लग्न में जो है शनि और मंगल दोनों हैं। मंगल हालांकि लग्नेश है और शनि राजयोग कारक ग्रह है, तो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्यक्ति बहुत ही सफल रहा है अपने जीवन में। और इसने जो मैरिज भी करी है, सप्तम भाव में देखिए गुरु और चंद्रमा का भी युति है। देखिए राहु केतु पंचम और एकादश में है। अक्सर हमने देखा है कि लग्न सप्तम पंचम एकादश भाव या कभी कभी सेकेंड हाउस और 8th हाउस में यदि राहु केतु होते हैं तो वो अंतरजातीय या प्रेम विवाह करवाते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में हमने पाया। तो इस व्यक्ति ने फर्स्ट मैरिज जो है लव मैरिज की, बहुत ही टीनेज में, यंग एज में था जब मैरिजेबल एज थी, और इंटरकास्ट मैरिज की। अब अगर हम इसका 7th हाउस का सबलॉर्ड देखते हैं ना तो वो है सन। 7th हाउस का सबलॉर्ड देखिए सूर्य है। 7th हाउस ये रहा, और सूर्य जो है पंचम भाव से भी जुड़ रहा है
और द्वादश भाव से भी जुड़ रहा है। और आप देखिए कि वो चंद्रमा के सब में है, 10th 11th हाउसेस से भी जुड़ रहा है, मतलब उसने शादी भी करी, इंटरकास्ट शादी करी, और फिर उसकी कुछ समय तक, मतलब 3-4 साल या 5 साल तक रही होगी उसकी मैरिड लाइफ, और उसके बाद उसकी एक लड़की भी हुई, और फिर वो उसकी वाइफ जो है बिना कारण, बिना किसी रीजन के वो उसको छोड़कर चली। मुकदमेबाजी हुई, केस हुए, उसके बाद सब सॉर्ट आउट हुआ। आज 8-10 साल में 2-4-5 साल तो लग ही गए। यहाँ पर ही बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद इस लड़के ने, ये फॉरेन चला गया, वहां इसने किसी फॉरेन लड़की से शादी करी और वहां पर भी सेकेंड मैरिज हो गई इसकी, तब भी इसको चैन नहीं मिला। आप देखिए यहाँ 9th हाउस से हम सेकेंड मैरिज देखते हैं, वहां का सब लॉर्ड भी शनि है, और शनि भी 12th हाउस से जुड़ रहा है। देखिए आप, 2-7 से भी जुड़ रहा है, शुक्र के नक्षत्र में भी है और शुक्र के सब में भी है, लेकिन सेकंड और 5th हाउस से जुड़ते हुए भी 12th हाउस में है। तो सेकंड वाइफ के साथ भी ये 2-5-10 साल रहा और फिर वो भी छोड़कर चली गई, और अंत में आज एट प्रेजेंट ये कंडीशन है कि वो अकेला ही रह रहा है। अपने व्यवसायिक क्षेत्र में सफल है, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल सफल नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुंडली को भी, हम लग्न चार्ट को भी देखें तो हम देखते हैं कि सूर्य, इसके लग्न चार्ट भी दिखा दो। ये देखिए 7th हाउस का सबलॉर्ड जो है सूर्य है, जो 12th हाउस में नीच के बुध के साथ, हालांकि शुक्र भी वहीं पर बैठा हुआ है ना। और कस्प कुंडली से हम देखते तो शनि भी वहां आ गया है, 12th खसक कर सरक गया है वो, क्योंकि इनका जो लग्न है वो 17 डिग्री का है और शनि 14 डिग्री का है। तो इस तरह से इनकी जो कुंडली में 7th हाउस का सबलॉर्ड जो सूर्य था वो बुध के साथ द्विस्वभावक राशि में ही बैठा हुआ है। ये भी मैंने जब बाद में रिसर्च करी, इनके नियम पढ़े, कृष्णमूर्ति जी के जाने, उसके बाद ही मैंने ये कुंडलियां एकत्रित करनी है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियों की भी लिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप कहें तो मेरे पास 10 कुंडलियों के तो अभी डिटेल्स अभी मेरे हाथ में ही है, जिनके ऊपर हमने काम किया था, और उसमें ये प्रूव हुआ कि सप्तम भाव के सबलॉर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि 2 से अधिक, 1 से अधिक विवाह किया गया, 2 से अधिक विवाह है भी या नहीं। एक और कुंडली है एक जेंट्स की, जिसमें भी 2 शादियां, उसने पहली लव मैरिज करी, दूसरी अरेंज करी। पहली वाइफ भी उसकी डेथ हो गई, पहले केस में तो वो चली गई छोड़ के, इसके केस में इतना वो फ्लॉप रहा कि सेकेंड वाइफ की भी डेथ हो गई। अब वो तीसरी वाइफ के साथ, और उनकी तो एज भी बहुत ज्यादा है, वो तो 1958 का जन्म है तो इस तरह से हम कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा ही ये देखा जा सकता है क्लियर कट कि 1 से अधिक शादी के योग हैं कि नहीं, और फिर उनकी आने वाली दशाओं के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा या नहीं। एक्चुअली क्या है कि कृष्णमूर्ति जी ने कोई अपने नए नियम नहीं बनाए, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है वैदिक का, पश्चिमी साहित्य का, भारतीय साहित्य का, और उससे उन्होंने अपनी तरफ से थोड़े से और रिसर्च करके नियम बनाए, कोई नए नियम नहीं है ये। हाँ, ये भी ये जो द्विस्वभाव वाले नियम है, ये पूरा फल दीपिका में बहुत स्ट्रांगली मेंशन्ड है कि द्विस्वभाव राशि यदि ऐड होते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं एज 7th लॉर्ड एंड इन द 7th हाउस। तो बहुत क्लियर कट नियम हमें केपी पद्धति से भी नजर आते हैं। यदि आपको केपी पद्धति सीखनी है तो हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं अप्रैल महीने में, हमें जरूर लिखकर बताइए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।